पंड्या की कप्तानी एमआई को डुबो देगी। एमआई वर्सेस केकेआर का नेक्स्ट थ्रिलर मुकाबला आईपीएल 2025 का मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है मुंबई इंडियंस, एक तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी, कौन कौन से प्लेयर्स इस मैच में परफॉर्मेंस देंगे वानखेड़े स्टेडियम पे जहां पे ये मुकाबला होने वाला है, और किन प्लेयर्स के लिए आज बिल्कुल भी जगह टीम में नहीं होगी। मतलब जो प्लेयर हैं बहुत अच्छे पर इस ग्राउंड पे, शॉर्ट बाउंड्रीज वाले ग्राउंड पे इफेक्टिव नहीं होंगे, तो वो हम सब जानेंगे किन को लेना है, किन को ड्रॉप करना है। तभी आपकी फैंटेसी की टीम अच्छी बनेगी और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस एमआई वर्सेस केकेआर मैच में क्या क्या हो सकता है। प्लेयर बैटल आपको याद होंगे, पिछले मैच में मैंने एसआरएच वर्सेस जो मुकाबला डीसी का हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था मिशेल स्टार्क ट्रेविस हेड का एक बहुत जबरदस्त बैटल था जिसको मिशेल स्टार्क जीते। ऐसे ही कुछ बैटल आपको फिर से भी बताऊंगा, फिर से आपको वो प्लेयर्स बताऊंगा एमआई और केकेआर की टीम के प्लेयर हैं जो लगातार एक सर्टेन बॉलर के सामने स्ट्रगल करते हैं। अगर आप वो जान जाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर कितने रन्स अप्रोक्सीमेटली बना सकता है, ये जल्दी विकेट देगा नहीं देगा, सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एमआई वर्सेस केकेआर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, एमआई वर्सेस केकेआर ड्रीम 11 टीम मेकिंग हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विनिंग प्रेडिक्शन। विनिंग प्रेडिक्शन जानने से पहले आप इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड तो देखिए। टोटल 34 मैचेस हो गए टी20 में। केकेआर ने जीते हैं 11 मुकाबले और मुंबई ने जीते हैं 23 मुकाबले। मतलब कह सकते हैं कि हर 3 मुकाबलों में 2 मैचेस मुंबई जीतती है, 1 मैचेस केकेआर जीतती है। रेशो समझ रहे हैं? 3 मैच होते हैं दोनों टीमों के बीच में, 2 जीत जाती है मुंबई, 1 जीत जाती है केकेआर। अब तक का तो ये हाल रहा है। आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबले अगर आप देखें ना तो उसमें तो केकेआर ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। रिसेंट टाइम पे केकेआर मुंबई पे भारी पड़ी है। आखिरी 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं केकेआर के सामने एमआई ने। ठीक है, मतलब एमआई के सामने केकेआर ने। टीम केकेआर अच्छा कर रही है रिसेंटली, पर ओवरऑल रिकॉर्ड में टीम केकेआर काफी पीछे है। ठीक है, अभी का क्या स्क्वाड है, ग्राउंड है, उसके बेसिस पे कौन सी टीम आज का मैच जीत सकती है वो जानना सबसे जरूरी है। तो मेरा वर्डिक्ट तो यही कहता है कि केकेआर के मुकाबले एमआई ज्यादा स्ट्रांग है। मुंबई इंडियंस टीम थोड़ी सी बेटर है, अपने होम ग्राउंड कंडीशंस पे खेलने वाले हैं, और ओवरऑल केकेआर की टीम के मुकाबले स्लाइटली बेटर कह सकते हैं। इसलिए 60% चांस मैंने मुंबई इंडियंस का लिखा है और 40% चांस मैंने केकेआर टीम का लिखा है। आप इनके आखिरी 2 मैचेस भी देखिए, वो दोनों मैचेस केकेआर ने जीते हैं, पिछले साल के मुकाबले हैं। दोनों मैचेस में 18 और 24 रन से केकेआर ने जीत दर्ज करी है। कौन कौन से प्लेयर थे पिछले साल जिन्होंने केकेआर या एमआई की तरफ से परफॉर्मेंस दी, एक बार ध्यान दीजिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से वेंकटेश अय्यर 42 रन बना के गए थे उस मैच में। नीतीश राणा का 33 आया था, रसल के 24 रन 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती हर्षित राणा के 2-2 विकेट और नारायण का 1 विकेट था। मुंबई की तरफ से उस टाइम पे ईशान किशन खेला करते थे, 40 रन बनाए थे। तिलक वर्मा के 32 रन थे, बुमराह चावला के 2-2 विकेट, अंशुल कंबोज और थुसारा के 1-1 विकेट। एक और मैच इनके बीच का देखिए, केकेआर की तरफ से वेंकटेश अय्यर 70। अच्छा, वेंकटेश अय्यर की कहानी आपको पता है? वेंकटेश अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जो पूरे आईपीएल नहीं चलता, पर जब जब ये मुंबई के सामने खेलता पता नहीं क्या होता है, ये परफॉर्मेंस देता है। आगे हेड टू हेड रिकॉर्ड में इसकी हम चर्चा करने वाले, एकदम से मुझे हिट कर गया। वेंकटेश अय्यर अभी तक आप देख लो आईपीएल के अभी जितने मैचेस हुए उसमें क्या परफॉर्मेंस दी या बैटिंग करने आया, ये पता नहीं क्या होता है, मुंबई वाले मैच में परफॉर्म करता है वेंकटेश अय्यर। बहुत ध्यान रखना, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ठोक देना, क्योंकि पता नहीं क्या होता है। अभी आगे हेड टू हेड में भी देखेंगे। अय्यर 70, मनीष पांडे 42, स्टार्क 4 विकेट, रसल 2 विकेट, चक्रवर्ती नारायण 2-2 विकेट। मुंबई की तरफ से सूर्या ने बनाया था 56, टिम डेविड के 24, थुसारा बुमराह के 3-3 विकेट, हार्दिक और चावला के 2 और 1 विकेट। ये छोटी सी एक पिक्चर है जिसमें आपने आखिरी 2 हेड टू हेड मुकाबले देखे और विनिंग परसेंटेज समझा कि मुंबई के थोड़े फेवर में है। और वेंकटेश अय्यर की कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि जो प्लेयर अभी तक आईपीएल में नहीं चले वो इस मैच में क्यों चलेंगे, वो भी आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और इससे पहले हम आगे किसी स्टैट की चर्चा करें, आपको बता दूं फैनलाइन 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स में एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आप टीम बना के खेल सकते हैं और यहां पे कोई टीडीएस और जीएसटी भी नहीं लगता है। 100% टीडीएस जीएसटी फ्री एप्लीकेशन है मार्केट में। एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन जो बिना किसी कंडीशन के आपको विड्रॉ प्रोवाइड करती है, ना आपका टीडीएस लगता है, जो भी डिडक्ट होता है आपके वॉलेट में डाल देते हैं, जो भी जीएसटी लगता है आपके वॉलेट में दे देते हैं, तो आपका कुछ नहीं लगता। आईपीएल का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है 3 लाख रुपए का, जिसका पहला प्राइस 1 लाख है, सेकंड प्राइस 50,000 है, थर्ड प्राइस 25,000 है और ढेर सारे प्राइस आप देख सकते हैं रैंक 2000 तक है। इवन अगर आप 20-30 रैंक पे भी आ गए ना इस आईपीएल लीडर बोर्ड में फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे, तो 1000 रुपए ले जाएंगे।
क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है, यूजर ज्यादा नहीं है इस एप्लीकेशन पे, क्योंकि नई एप्लीकेशन है मार्केट में, पर ट्रस्टवर्दी है। मैं खुद इस पे खेलता हूं और गिव अवेज अगर आप देखें या इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड देखें तो बहुत फेयर है। खेलना शुरू करिए, 50 रुपए तो आपको डाउनलोड पे मिल रहा है। आपने सही सुना, Fan9 11 ऐप के लिंक से डाउनलोड कीजिए Fan9 11 ऐप को, नीचे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी। क्लिक करिए, डाउनलोड कीजिए, रेफर कोड FX डालिए। जैसे ही कोड डाल के साइन अप कर लेंगे, ईमेल मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा, 5 रुपए आपके डिपॉजिट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे बिना डिपॉजिट करे, 5 रुपए कंपनी की तरफ से, ठीक है। फिर आधार वेरिफिकेशन के बाद फिर 10 रुपए, पैन वेरिफिकेशन के बाद फिर 10 रुपए, और जब आप बैंक वेरीफाई कर लेंगे ना तो आपको 25 रुपए और मिलेंगे। तो कुल मिला के अकाउंट बनाने से लेके KYC करने तक 50 रुपए का रियल कैश जो आपके डिपॉजिट वॉलेट में दिया जाएगा वो मिल रहा है, ठीक है। और उस कैश को आप किसी भी कॉन्टेस्ट में यूज करिए 100%, और अगर जीत गए तो उस पैसे को विड्रॉ कर लेना। इससे अच्छी स्कीम मार्केट में हो नहीं सकती। जीतने की विन विन सिचुएशन है, हारेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ही पैसा दिया है, आप तो लगा नहीं रहे, आपकी मर्जी है लगाना चाहे तो, ना लगाना चाहे तो कंपनी का पैसा लेके तो लगा लो। अगर IPL में ये भी ना कर सके तो क्या करोगे? ग्राउंड के बारे में समझते हैं। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुकाबला है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, शॉर्ट बाउंड्रीज होती हैं। 118 मुकाबले हो चुके हैं, 54 बैटिंग फर्स्ट ने जीते, 64 बैटिंग सेकंड ने जीते, एवरेज स्कोरिंग 170 दिखती है, 235 हाईएस्ट टोटल RCB का और 67 लोएस्ट टोटल KKR का है। ये ग्राउंड बैटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इस ग्राउंड पे बाउंड्रीज शॉर्ट है, फास्ट बॉलर्स को मदद है, स्पिनर्स यहां पे स्ट्रगल करते हैं वानखेड़े में, ठीक है। आगे हम और अच्छे से इसको समझते हैं लास्ट 2 मैचेस से। आखिरी 2 मैचेस यहां पे 2024 में खेले गए थे, LSG मुंबई का एक मुकाबला और SRH मुंबई का एक मुकाबला। इन दोनों मैचेस की अगर हम बात करें तो दोनों मैचेस हाई स्कोरिंग थे। LSG ने इसमें 214 बनाया, मुंबई भी चेस करते करते 196 तक पहुंच गई थी, और इसमें SRH ने 173 बनाया जिसको मुंबई ने 174 बना के चेस कर दिया। तो ये ग्राउंड पे 170 एक बहुत एवरेज स्कोर है। जिस भी टीम को विन करना है ना तो 190 प्लस निकलना ही पड़ेगा। अगर इन दोनों टीमों की बात करें, मतलब दोनों मैचेस की बात करें, तो इनमें जो टीमें खेली हैं उसमें फास्ट बॉलर्स को अगर आप टोटल विकेट देखें तो 14 मिले हैं फास्ट बॉलर्स को, और स्पिनर्स के टोटल विकेट देखें तो उनको 9 विकेट मिले हैं। जनरली इस विकेट पे स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो स्पिनर्स के मुकाबले फास्ट बॉलर्स आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होंगे। बाउंड्री शॉर्ट है, स्पिनर्स वैसे भी बहुत अच्छी क्वालिटी स्पिनर से तो ही इफेक्टिव होंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लीजिए, इस ग्राउंड पे खेले गए हैं KKR मुंबई के बीच में 11 मुकाबले, कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस के बीच में 11 मुकाबले इस ग्राउंड पे खेले गए वानखेड़े में। KKR ने जीते 2 मुकाबले, मुंबई ने जीते 9 मुकाबले। तो वन साइडेड मुंबई जीत रही। अगर आप देखें तो रेशियो में बहुत डिफरेंस है, 11 में से 9 मैच मुंबई जीती इस ग्राउंड पे और 2 KKR जीती है। KKR का सेपरेट रिकॉर्ड देखिए इस ग्राउंड पे तो 17 में से 5 मुकाबले हैं, मतलब 50% छोड़ो 30% मैच भी नहीं जीते ढंग से, ठीक है। तो KKR यहां पे 10 में से 3 मुकाबले जीतती है, ऐसा समझ लीजिए। और मुंबई इंडियंस 85 में से 52 मैचेस इस ग्राउंड पे जीती है, मतलब मोर देन 50% मैच, हर दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस इस ग्राउंड पे जीतती है। तो ग्राउंड फेवर किसके हक में दिख रहा है? मुंबई इंडियंस के फेवर में दिख रहा है ग्राउंड कंडीशंस। अब KKR की प्लेइंग 11 की बात करते हैं और फिर इनके प्लेयर्स के स्टैट्स देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। वेंकटेश अय्यर का हमें स्टैट डिस्कस करना है, अगर मैं भूल जाऊं तो भाई भूलूंगा तो नहीं, हालांकि क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत स्टैट लेके आते हैं मुंबई के सामने, हर IPL में समझाता हूं और वही कहानी सेम रिपीट होती है। अब आप बात करिए इनके ओपनिंग पेयर की। अब आप बोलेंगे मोइन अली पिछले मैच में आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि सुनील नारायण 100% फिट नहीं थे। इस मैच में सुनील नारायण की वापसी हो जाएगी और क्विंटन डिकॉक के साथ सुनील नारायण आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, अब ये बैटिंग ग्राउंड है, बैटिंग ग्राउंड पे क्विंटन डिकॉक काफी अच्छा करते हैं, तो आपकी टीम में मस्ट हैव होंगे, आपको इनको लेना ही है। विकेट कीपिंग के भी पॉइंट देंगे और बैटिंग तो जबरदस्त करते हैं ऐसे फ्लैट विकेट्स पे। सुनील नारायण की वहीं हम बात करें तो ड्यूअल ड्यूटीज होंगी, एक तो बैटिंग में बल्ला तो घुमाएंगे ही घुमाएंगे, उसमें इनके चाहे 15 रन बन जाए चाहे 30 बन जाए, ये होता ही है। और 4 ओवर अपनी स्पिन की बॉलिंग करेंगे, स्पिन बॉलर हैं, बहुत इफेक्टिव तो नहीं, एक आध विकेट तो लेके जा सकते जिस आपके ये बॉलर है। तो अगर उनको एक विकेट भी मिल गया और इन्होंने इस ग्राउंड पे 20 रन के आसपास भी बना दिए तो एक बहुत सेफ पिक हो जाएंगे कप्तानी वाइस कप्तानी के। ओपनिंग पेयर काफी अच्छा दिख रहा है। नंबर 3 पे है अजिंक्य रहाणे। रहाणे वैसे तो स्लो स्टार्ट करने के लिए जाने जाते हैं, बट आजकल काफी रफ्तार में खेल रहे हैं अजिंक्य रहाणे और ऐसे फ्लैट विकेट पे इनकी भी इंपॉर्टेंस रहेगी। अजिंक्य रहाणे को भी अपनी टीम में आपको लेना चाहिए, नंबर 3 पे है और काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं KKR को। नंबर 4 पे है वेंकटेश अय्यर।
हालांकि कुछ मैचेस में हमने इनको नंबर 5 पे आते भी देखा है। इनके स्टैट मुंबई के अगेंस्ट हमेशा अच्छे रहते, किसी भी टीम के सामने खेले ना खेले, मुंबई की टीम के सामने पता नहीं क्या होता है, ये हमेशा अच्छा खेलते हैं। लेफ्टी बल्लेबाज, मीडियम पेसर, स्पिन पेस दोनों ही ठीक खेल लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस के सामने फंसते हैं। अंकुरिश रघुवंशी यंग टैलेंटेड प्लेयर है, पर दिक्कत इनके साथ ये होगी कि आईपीएल में उतना एक्सपोजर अभी तक इनको मिला नहीं है, उतने ट्रस्टवर्दी प्लेयर अभी नजर नहीं आ रहे। रिंकू सिंह फ्लैट विकेट्स के बहुत जबरदस्त प्लेयर है, मतलब अगर आप इनको फ्लैट विकेट पे छोड़ दें और जल्दी छोड़ दें तो हो सकता है 50 प्लस भी कर जाएं। बस इनके साथ दिक्कत ये होती है कि बैटिंग पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन होता है और इनसे पहले काफी प्लेयर बैटिंग करने आ जाते हैं, जैसे कि नारायण डिकॉक, फिर रहाणे आजकल अच्छा खेल रहे हैं, अंकुरिश को ऊपर भेज रहे हैं, फिर वेंकटेश को भेज रहे हैं, रिंकू को भेज रहे हैं, और कभी कभी तो रिंकू से पहले रसल भेज सकते हैं, तो फिर रिंकू के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है। इवन इस आईपीएल में अब तक रसल ने बॉलिंग नहीं कराई और ढंग से बैटिंग भी नहीं करी, ठीक है, तो रसल की भी इंपॉर्टेंस कम है, पर फ्लैट विकेट है, इस चीज का ध्यान रखना। जब भी फ्लैट विकेट्स होते हैं तो ये इन्हीं जैसे बल्लेबाजों के लिए बने होते हैं। पता नहीं टीम इनको क्यों बैटिंग के लिए नहीं भेजी अभी तक, वरना इस प्लेयर को तो इस मैच में मेरे हिसाब से ना आखिरी 5-6 ओवर में भेज देना चाहिए। अगर 14वें 15वें ओवर तक विकेट गिरे ना तो सोचना ही नहीं चाहिए, रसल को पहले भेजो, और मैं तो कह रहा हूं अंकुरिश को भी छोड़ो, रिंकू को भी भेजो इस ग्राउंड पे। अगर इन दोनों को नहीं भेजा तो आपकी टीम का पोटेंशियल कम रह जाएगा। फिर आते हैं रमनदीप सिंह, एक एवरेज ऑलराउंडर, छोड़ दीजिएगा, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। स्पेंसर जॉनसन अच्छे प्लेयर हैं, पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं। दिक्कत क्या है इनके साथ? दिक्कत है फ्लैट विकेट्स पे उतना चलते नहीं है, फ्लैट विकेट्स पे इनकी जबरदस्त पिटाई होती है। लेफ्ट आर्म पेसर हैं, नो डाउट ये परेशान करेंगे सामने वाली टीम में रोहित शर्मा को भी थोड़ा सा, पर ये विकेट पे उतना इनको मदद नहीं होगी, ठीक है मदद, पर इतनी नहीं जितनी बल्लेबाज को है। और प्लस लेफ्टी बॉलर है, डेथ के आसपास इनकी पिटाई ज्यादा होती है, पर डेथ का एडवांटेज भी होता है। चाहे तो टीम में फर्स्ट बॉलिंग के केस में ले सकते हैं, पर उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। हर्षित राणा ये भी डेथ में बॉलिंग करते हैं, ठीक है, आपको पता है स्पेंसर और राणा डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम है राणा, फर्स्ट बॉलिंग की केस में डिसेंट पिक होंगे हर्षित राणा। फिर आते वरुण चक्रवर्ती, वैसे तो इन ग्राउंड्स पे स्पिनर ज्यादा चलते नहीं है, पर ये एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर है कि इनको अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं खेल पाते, इंग्लैंड की पूरी लाइनअप खा जाते हैं, तो इनको आईपीएल में कोई दिक्कत समस्या नहीं बननी चाहिए। मेरे हिसाब से पूरे 4 ओवर भी करेंगे और 1 से 2 विकेट भी लेके जाएंगे इस मैच में भी। वैभव अरोरा पावर प्लेज में गेंदबाजी करेंगे स्पेंसर जॉनसन के साथ, ठीक है, वैभव अरोरा डिसेंट पिक है। स्पेंसर जॉनसन और वैभव अरोरा पावर प्लेज में शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे और आखिरी के 3-4 ओवर में डेथ ओवर्स में स्पेंसर जॉनसन और हर्षित राणा आ जाएंगे। हालांकि डेथ्स में तो रसल भी बॉलिंग करते हैं, पर आजकल बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, काफी फिटनेस इशू भी इनका चलता रहता है और पता नहीं टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, तो हर बार कुछ चेंजेस ऐसे करती रहती है। अब हम इनके स्टैट्स देख लेते हैं, जिसमें हम आपको एक प्लेयर के बारे में बताएंगे जो मुंबई के सामने हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और उसका हमेशा भाव भी बढ़िया खुलता है, क्योंकि वो परफॉर्म करते ही है। क्विंटन डिकॉक राइटी बल्लेबाज, परफॉर्मेंस अगर आप देखिए डिकॉक की 32 के एवरेज से बैटिंग करते, 97 लास्ट टाइम बनाया था। टी20s में काफी अच्छे फॉर्म में रहते हैं, एवरेज 32 है। अगेंस्ट मुंबई देखे तो आखिरी 4 में कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली आखिरी 4 मैच में, और एवरेज इनका जो टी20s में रहता है ना उससे डाउन चला जाता है मुंबई के सामने। जनरली खेलते 32 के एवरेज से और मुंबई के सामने एवरेज हो जाता है 23 का, तो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल करते हैं मुंबई टीम के सामने क्विंटन डिकॉक, और इस ग्राउंड पे 33 की एवरेज है जो इनकी नॉर्मल एवरेज के बराबर है। तो कुल मिला के इस प्लेयर को आपको लेना तो पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग फ्लैट विकेट है, फ्लैट विकेट्स पे क्विंटन डिकॉक नहीं छोड़े जाते। सुनील नारायण के आखिरी 2-3 मैचेस देखे तो लास्ट मैच में ही 44 बनाया, 1 विकेट लिया। हमें बस इनसे यही परफॉर्मेंस चाहिए। मैं कह रहा हूं 20-25 रन भी बना दिए और इस बंदे ने 1 विकेट भी ले लिया ना, तो कप्तानी का सेफ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 16 की वैसे जनरली एवरेज चलती है, 21 का स्ट्राइक रेट चलता है, मतलब 21-22 बॉल में ये 1 विकेट टी20s में ले लेता है। आपको पता है 4 ओवर करेगा, 24 बॉल तो डालेगा ही डालेगा, तो 1 विकेट की इससे उम्मीद तो रख ही सकते हैं हमेशा। मुंबई के सामने इसकी परफॉर्मेंस देखे तो आखिरी 4 मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, इवन 10 रन भी इससे नहीं बने आखिरी 4 मैच में, और आखिरी 4 मैच में इसके पास 3 ही विकेट है मुंबई के सामने, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस मुंबई के सामने सुनील नारायण की गिरती है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो आखिरी 3-4 मैच में बैटिंग भी कुछ खास नहीं है, बॉलिंग भी अच्छी नहीं है, तो ये प्लेयर का रिकॉर्ड बैटिंग बॉलिंग में ना मुंबई के सामने अच्छा है ना ग्राउंड पे अच्छा है। सिर्फ एक ही रीजन है इसको लेने का कि भाई विकेट फ्लैट है, क्या पता कुछ 20-25 रन बना दिए, 1-8 विकेट ले लिया तो सेफ ऑप्शन हो जाएगा कप्तानी वाइस कप्तानी का, पर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अजिंक्य रहाणे रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें इस टीम में तो काफी अच्छी फॉर्म कैरी कर रहे हैं, स्मैट से ही शेर मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद से काफी अच्छी फॉर्म कैरी कर रहे हैं। एवरेज 31.8 होता है, मुंबई के सामने एवरेज 32.4 हो जाता है।
कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते, ग्राउंड पे एवरेज 35 हो जाता है। रीसेंट फॉर्म इनकी ग्राउंड पे भी ठीक है, अपोजिशन टीम के सामने भी ठीक ही खेल रहा है, रीसेंट रिकॉर्ड ठीक है, मस्ट हैव है। कप्तानी वैस कप्तानी भी चाहो तो दे सकते हो, फॉर्म अच्छा चल रहा है इस प्लेयर का। फिर हम बात करते हैं वेंकटेश अय्यर की। आखिरी कुछ मैचेस देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं चल रहे, बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, पर जब ये खेलते मुंबई के सामने, मैं आपको बोल रहा था सबसे अच्छा एवरेज कैरी करते हैं। लास्ट टाइम मुंबई के सामने 42 का स्कोर किया था। उसके पहले वेंकटेश अय्यर ने मुंबई के सामने 70 रन बनाए थे, उसके पहले 104, उसके पहले 43, और पीछे जाएंगे ना तब भी ऐसी 40-50 रन का एक नॉक मिलेगा। बैटिंग एवरेज ही 72.4 है इनकी, किसके सामने? वेंकटेश अय्यर की, मुंबई के सामने। जनरली 32 के एवरेज से खेलते हैं, अभी तो उससे भी खराब खेल रहे हैं, पर डबल से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं मुंबई के सामने। और इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड इनका सही है, 39.8 है। लास्ट 2 मैचेस से 70 और 104 का स्कोर भी किया है। तो ये प्लेयर ना स्मॉल लीग में नहीं भी लेना है तो मैं कहूंगा ग्रैंड लीग में तो मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो कुछ टीमों के सामने बिल्कुल अलग ही गेम खेलते हैं, वो ग्रैंड लीग के लिए स्पेशल प्लेयर होते ही होते हैं। वेंकी को ट्राई करिए ग्रैंड लीग्स में एटलीस्ट। अंकुरिश रघुवंशी, आखिरी 3-4 मैचेस से आप देखिए प्लेयर थोड़ा सा पुशबैक तो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आईपीएल में नया नया प्लेयर है तो कुछ भी कर रहा है, बना रहा है, कोशिश कर रहा है इनिंग्स बिल्ड करने की, 20-30 तक पहुंच जाता है, बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है। 26 का एवरेज है, नजर रखिए इस प्लेयर पे, ग्रैंड लीग्स के लिए रखिए, खास करके स्मॉल लीग तो अभी रिस्की हो जाएगा। लास्ट टाइम मुंबई के सामने 13 रन थे, इस ग्राउंड पे ही वो 13 रन बनाए थे। ठीक है, रिंकू सिंह, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आखिरी 3-4 मैचेस से आप देखिए रन्स भी बहुत कम रह जा रहे। बैटिंग एवरेज बंदे का अच्छा 37.5, यानी अगर खेलने को पूरा मिले तो 30-35 रन बनाने में कसर नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा प्लेयर है 2 ओवर में भी 30-35 बना सकता है। 15 की एवरेज से बैटिंग करते हैं ये मुंबई के सामने। रीसेंट फॉर्म देखे तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही मुंबई के सामने। ग्राउंड रिकॉर्ड देखे तो वो काफी अच्छा है, 35 का एवरेज है, एक बार 61, एक बार 44 का स्कोर भी किया है इस प्लेयर ने। तो मौका मिले ना तो ये परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं आंद्रे रसल की तरफ। रसल के आखिरी 3-4 मैचेस बहुत अच्छे नहीं गए। रसल के बॉलिंग में भी रिकॉर्ड देखे तो रिसेंटली अच्छे नहीं चल रहे, तो रसल बड़े नाम बचे हैं पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना मौका मिल रहा है उनको उस लेवल का। मुंबई के सामने रिकॉर्ड इनका अच्छा रहता है, जनरली बैटिंग में 19 रन के आसपास बनाते हैं, 19 का एवरेज है, 16 की स्ट्राइक रेट है। हर 16 गेंदों में रसल जो है वो विकेट निकालते ही निकालते हैं मुंबई इंडियंस की टीम का, बशर्ते इनको बॉलिंग तो मिले। ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखे तो 24 का एवरेज और 20 का स्ट्राइक रेट है, हर 20 गेंदों में इनको इस ग्राउंड पे विकेट मिल जाता है। तो अगर टीम इनसे 3 से 4 ओवर करवा ले तो 1 विकेट रसल ले सकते हैं, पर उसके लिए बॉलिंग तो करानी पड़ेगी। रमनदीप की रिसेंट रिकॉर्ड टोटल खराब चल रही है, अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड खराब है, ग्राउंड रिकॉर्ड बॉलिंग में अच्छा है। ये चीज पे गौर कीजिएगा कि रमनदीप वैसे अच्छा नहीं खेल रहा, बट इसका ग्राउंड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो एक ग्रैंड लीग के लिए रमनदीप को अगर मार्क करना हो एक आध टीम के लिए तो कर लेना, क्योंकि ये यहाँ पे बॉलिंग अच्छी करता है। तो हो सकता है टीम इसको बॉलिंग दे दे, इस मैच में फिर रसल को बॉलिंग ना मिले, हो सकता है। अब स्पेंसर जॉनसन की बात, इनके बॉलर्स ही को देख लेते हैं। स्पेंसर जॉनसन ने आखिरी 4 मैच में टीम के लिए टी20 में 6 विकेट लिए। राणा ने आखिरी 4 मैच में टीम के लिए 5 विकेट टी20 में निकाले। वरुण चक्रवर्ती के पास है टोटल 7 विकेट टी20 में आखिरी 4 मैच में। वैभव अरोड़ा के पास आखिरी 4 मैच में है 5 विकेट टी20 में। कुल मिला के इस टीम के सबसे ज्यादा, एक नारायण का भी देख लीजिए, इनके पास 4 विकेट है आखिरी 4 मैच में। रसल के पास मात्र 2 विकेट है आखिरी 4 मैच में। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर अगर हम देखें तो वो वरुण चक्रवर्ती दिख रहा है और स्पेंसर जॉनसन दिख रहा है। मतलब स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती और पेस डिपार्टमेंट में स्पेंसर जॉनसन, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो टीम के लिए ज्यादा विकेट ले सकते हैं। स्ट्राइक रेट पे अगर आप नजर डालें सबसे विकेट टेकिंग बॉलर कौन है, स्ट्राइक रेट देखिए, जितना कम स्ट्राइक रेट उतना विकेट टेकिंग बॉलर, क्योंकि उतने कम बॉल में विकेट निकालेगा। स्ट्राइक रेट का मतलब ही होता है, जैसे राणा का स्ट्राइक रेट 16.6 है, इसका मतलब है कि ये अपने करियर में 16.6 के स्ट्राइक रेट से, यानी हर 16 से 17 बॉलों में 1 विकेट लेता है। वैसे स्पेंसर जॉनसन हर 17 बॉलों में 1 विकेट लेता है। चक्रवर्ती हर 19 बॉल में 1 विकेट लेता है। अरोड़ा सर हर 18.5 बॉल में 1 विकेट लेता है। तो इससे आपको पता लगेगा वो कितना विकेट टेकिंग नेचर का प्लेयर है। जब भी आप ये स्ट्राइक रेट देखते हैं, पर डेटा होना चाहिए उसके लिए, ये नहीं कि 1-2 मैच खेला और स्ट्राइक रेट निकाल लिया, ठीक है। कम से कम उसके लिए 10, 12, 15 मैच का मिनिमम डेटा होना चाहिए। ये मैंने 4 मैच लिखे हैं, पर मुझे पता है कि उन्होंने पहले मैचेस काफी खेले हुए हैं। जैसे वरुण चक्रवर्ती बहुत टी20 मैचेस खेल चुके हैं, रसल बहुत टी20 मैचेस खेल चुके हैं, तो इनका स्ट्राइक रेट हमें जेन्युइन पता लगेगा, ये इनकी ट्रू परफॉर्मेंस समझ में आएगी इनके स्ट्राइक रेट देख के। पर जो नए प्लेयर खेल रहे हैं उनकी स्ट्राइक रेट देख के हम बहुत ज्यादा अच्छा अंदाजा नहीं लगा सकते। मुंबई इंडियंस के सामने कौन अच्छा कर रहा है वो देखो। लास्ट टाइम स्पेंसर ने 2 विकेट निकाले थे, राणा ने 2 विकेट निकाले थे, चक्रवर्ती काफी विकेट लेते हैं इस टीम के सामने। थोड़ा सा वैभव अरोड़ा की पिटाई इस टीम के सामने बहुत होती है, तो वैभव अरोड़ा मुंबई इंडियंस के सामने शायद कम बॉलिंग करें, मतलब कभी करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका फॉर्म अच्छा नहीं दिखता इस टीम के सामने जनरली।
ग्राउंड रिकॉर्ड देखें तो लास्ट टाइम इस ग्राउंड पे राणा का 1 विकेट था, चक्रवर्ती के 2-1-0-1 ये आखिरी 4 मैच के विकेट है, और अरोड़ा इस विकेट पे विकेट लेस गए थे, इस ग्राउंड पे विकेट लेस गए थे। तो ये हैं कुछ बैटल्स जो आपने देख लिए। आगे हम बैटल्स देखेंगे, अभी हमने स्टैट्स देखे हैं, तो इसको हम आगे चलते हैं और कुछ बैटल्स देखते हैं जो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे मैंने आपको ट्रेविस हेड और स्टार्क के बारे में बताया था, वैसे ही कुछ बैटल्स यहां पे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्विंटन डिकॉक की। ट्रेंट बोल्ट ने देखिए 59 बॉल्स में 69 रन खाकर 6 बार विकेट निकाली है क्विंटन डिकॉक की। और दीपक चहर की अगर हम बात करें तो दीपक चहर ने 86 बॉल्स में क्विंटन डिकॉक के सामने 109 रन खाए हैं और 4 बार विकेट निकाली है। अब दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट में आप ये देखिए कौन सा बॉलर है जो ज्यादा विकेट ले रहा है क्विंटन डिकॉक का, जिसके चांस ज्यादा है डिकॉक का विकेट लेने के, वो है ट्रेंट बोल्ट। मात्र 59 बॉल्स में अब तक 6 विकेट ले चुके। कह सकते हैं कि ट्रेंट बोल्ट की जैसी 10 बॉल फेस करते क्विंटन डिकॉक अपना विकेट दे देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, ट्रेंट बोल्ट अच्छा कर सकते हैं डिकॉक के सामने। हालांकि रन्स बनाए हैं डिकॉक ने, इवन चहर के सामने भी रन्स बनाए हैं, पर चहर को तो कम विकेट दी, 4 विकेट दी 86 बॉल्स में, पर बोल्ट को विकेटें ज्यादा दे दी हैं। 6 बार विकेट ले चुके ट्रेंट बोल्ट। और शुरुआत में आपको पता है पावर प्लेज में ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर बॉलिंग करते हैं, सामने क्विंटन डिकॉक होंगे, तो वो बैटल फंसेगा ही फंसेगा। सुनील नारायण की बात करते हैं। ट्रेंट बोल्ट की 21 बॉलों पे 30 रन है बंदे के और 4 बार विकेट दे चुका है। ये तो बहुत खराब खेल रहा है। ट्रेंट बोल्ट के सीधे रडार पे रहेगा सुनील नारायण। सुनील नारायण को बहुत बच के खेलना पड़ेगा बोल्ट के सामने, क्योंकि बोल्ट के सामने नारायण की नहीं चलती। 21 गेंदों में 4 बार विकेट ले ली, मतलब हर 5 बॉल फेस करते हैं बोल्ट की और नारायण विकेट दे देते हैं। क्विंटन डिकॉक से भी खराब परफॉर्मेंस। अब सैंडर की बात करते हैं। सैंडर की 15 गेंदों पे नारायण अपना 2 बार विकेट दे चुके हैं। दीपक चहर की 7 बॉलों पे 1 बार और हार्दिक पांड्या की 4 बॉलों पे 1 बार अपना विकेट गंवा चुके हैं नारायण। वेंकटेश अय्यर, दीपक चहर की 25 बॉलों पे 1 बार इन्होंने विकेट गंवाया है। आमतौर पे वेंकटेश मुंबई के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। अजिंक्य रहाणे, दीपक चहर की 23 बॉलों पे 4 बार विकेट है इनका। दीपक चहर एक सीधा सीधा टारगेट बनाएंगे अजिंक्य रहाणे को। तो आप देख सकते हैं कि पावर प्लेस में तो दीपक चहर आएंगे, बट जैसे अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने आएंगे कम से कम 1 ओवर दीपक चहर का आप देख लेंगे, क्योंकि चहर की 23 गेंदों पे 4 बार विकेट दे चुके हैं। इवन नारायण जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए रन्स भी नहीं बनते रहाणे से दीपक चहर के सामने। बोल्ट की 36 बॉलों पे भी अजिंक्य रहाणे के 3 बार विकेट जा चुके हैं। हार्दिक की 38 बॉलों पे 1 बार, सैंडर की 15 बॉलों पे 1 बार। ये कुछ बैटल्स है जो आपको ध्यान देने ही चाहिए। अगर देंगे तो आप मैच प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या हो सकता है मैच में। फिर हम बात करते हैं रसल की। रसल अब तक बोल्ट की 26 बॉलों पे 2 बार विकेट दे चुके हैं, बट 55 रन भी बनाए हैं। हार्दिक की 19 बॉलों पे 1 बार विकेट दे चुके हैं। ये है प्लेयर बैटल्स जो मैंने आपको बताए। आगे कुछ बात करते हैं ऑफर्स की। 100% TDS GST फ्री एप्लीकेशन फैनलाइन 11, जिसकी एंट्री फी बहुत ज्यादा कम होती है। 50 रुपए का रियल कैश आपको मिलता है जब भी आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कीजिए दिए गए लिंक से, रेफर कोड FX लगाइए। ईमेल मोबाइल जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं इस एप्लीकेशन पे तो 5 रुपए आपके डिपॉजिट वॉलेट में आता है। आधार पेन पे 10-10 रुपए और बैंक वेरिफिकेशन पे फिर 25 रुपए आता है। कुल मिला के 50 रुपए का रियल कैश डिपॉजिट वॉलेट में आपके आ जाएगा अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। 1 रुपए भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन अप करो और KYC कर लो। आधार पैन बैंक ये वेरीफाई कर लो, आप एक वेरीफाइड यूजर हो जाएंगे। 50 रुपए का रियल कैश एंजॉय कीजिए, उन्हीं के पैसे से खेलिए, उसी से IPL जर्नी शुरू करिए अपनी। अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा नहीं था, और जीत गए तो विड्रॉ कर लेना, आपका फायदा ही फायदा। विन विन सिचुएशन में हो। डाउनलोड करो फैनलाइन एप्लीकेशन को। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी है, जो भी IPL में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उस हिसाब से रैंकिंग बनेगी उनकी और उनको वो प्राइजेस दिए जाएंगे। बात करते हैं टीम मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की जो टीम है उसकी प्लेइंग 11 पे पहले नजर डालते हैं और कौन कहां पे स्ट्रगल करता है। रोहित शर्मा का देखिए, वैसे तो स्पिन पेस दोनों को ठीक ही खेल लेते हैं, पर मेन स्ट्रगल रोहित शर्मा का होता है 2 चीजों से। बहुत ध्यान से सुनना, हमेशा के लिए बता रहा हूं। एक तो लेफ्ट आर्म पेस, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो होते हैं, जैसे सामने वाली टीम में स्पेंसर जॉनसन है, लेफ्ट आर्म पेसर से इनको दिक्कत है, पहली चीज। और दूसरी चीज है लेग स्पिनर। लेग स्पिनर से इनको दिक्कत है। लेग स्पिन नहीं खेल पाते, लेफ्ट आर्म पेस नहीं खेल पाते। ये 2 ही इनकी छोटी सी कमजोरियां हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बाकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, बड़े बड़े नॉक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। वानखेड़े में बड़े बड़े स्टैट्स हैं इनके T20s में, तो वानखेड़े इनको सूट भी करता है। और ये ग्राउंड छोटा है तो स्पिनर्स के सामने परेशान इनको होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी लेग स्पिन या बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर है तो ही दिक्कत रोहित को होती है। सामने वाली टीम में क्विंटन डिकॉक है, आपको याद होगा,
वो ऑफ स्पिन पे उनको दिक्कत होती है, वो ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, ये लेग स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। फिर आते हैं रियान रिकल्टन, पेस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन के सामने थोड़ा फंसते हैं, आईपीएल एक्सपोजर अभी उतना मिला नहीं है, ये पिचेस से उतना रिकॉग्नाइज्ड है नहीं, ये इंडियन पिचेस पे अभी खेलना शुरू किया है रियान रिकल्टन ने, कुछ समय लगेगा। ये प्लेयर है बहुत अच्छा, आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कंटिन्यूअसली दिया है, पर यहां पे आईपीएल में नहीं दे पा रहे। पर बैटिंग विकेट है, मान के चल रहा हूं फ्लैट विकेट पे रोहित भी अच्छा करेंगे, रियान शायद अच्छा कर जाए। नंबर 3 पे आपको विल जैक्स देखने को मिल सकते हैं। विल जैक्स जनरली जो है टर्निंग विकेट पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, जिन पे ज्यादा टर्न होता है, पर ये विकेट पे टर्न नहीं होगा, ये विकेट पे पेस मिलेगा इनको, और इनको पेस बाउंस पसंद है विल जैक्स को। और इवन ये तो पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर सकते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, ठीक है। विल जैक्स बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, यानी आपके लिए एक परफेक्ट पिक हो जाएंगे टीम में लेने के लिए, ठीक है। और ये वानखेड़े की विकेट है, रन तो बहुत बनते हैं, तो विल जैक्स को छोड़ना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव है, 360 प्लेयर है, शॉट्स इनके पास बहुत ज्यादा हैं, पेस स्पिन दोनों को अच्छा खेल लेते हैं सूर्य कुमार यादव। इनकी ज्यादा कोई ऐसी कोई कमजोरी है नहीं, बट कभी कभी शॉट सिलेक्शन खराब हो जाता है, मतलब अननेसेसरी शॉट खेल जाते हैं, अगर वो ना खेले ना तो ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं किसी भी दिन। सूर्या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि रोहित पे हम बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, रियान के पास अभी आईपीएल में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव वो प्लेयर हो जाते हैं जिन तक बैटिंग आ भी जाएगी और जिनको पूरा मैच चलाना पड़ेगा। तिलक वर्मा पे आते हैं, स्पिन के सबसे जबरदस्त प्लेयर है इस टीम में, मतलब पेस को भी ठीक खेलते हैं, बट स्पिन इनकी स्ट्रेंथ है। ये जनरली जो है शॉर्ट पिच बॉलों के सामने फंसते हैं, जो बाउंसर्स टाइप बॉल होती है ना, उनके सामने तिलक वर्मा कभी कभी फंसते हैं, वरना नॉर्मली स्पिन को बहुत जबरदस्त खेलते हैं और पेस को भी ठीक खेलते हैं। ये प्लेयर भी आपकी टीम में होना चाहिए, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है एमआई का। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या की तरफ। हार्दिक पांड्या एक बहुत ही बढ़िया क्लीन हिटर, 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, पिछले मैच में 2 विकेट लेके गए थे। ये देखिए बहुत विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर होते हैं और टाइम आने पर रन्स बनाने की क्षमता भी इनमें है, यानी सीवीसी के एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन करना हो तो हार्दिक पांड्या की तरफ आप देख सकते हैं। कभी कभी बस इंजरी कंसर्न्स इनके हो जाते हैं, थोड़ी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, पर ये विकेट टेकर तो है, इसको लीजिए टीम में, सीवीसी करिए। फिर आते हैं नमन धीर। नमन धीर जो है वो एक स्पिन के अच्छे प्लेयर है, थोड़ा सा आईपीएल एक्सपोजर अभी उतना इनको मिला नहीं है, तो इन पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, स्पिन को बढ़िया खेलते इतना जान लीजिए। मिशेल सेंटनर स्पिन ट्रैक्स पे अच्छा करते हैं, टर्निंग विकेट्स पे अच्छा करते हैं, बट ये टर्निंग विकेट है नहीं, तो हो सकता है सेंटनर का परफॉर्मेंस उस लेवल का ना आ पाए। वैसे भी बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं माने जाते, इकोनॉमिकल बॉलर माने जाते हैं, ये रन्स को कंटेन करते हैं, रन्स को रोकते हैं, पर विकेट लेना इनकी जो है वो यूएसपी नहीं है, तो ये विकेट नहीं ले सकते। मतलब इन विकेट्स पे मुझे नहीं लगता कि विकेट मिलेगा, शायद एक आध मिले तो मिल जाए, उससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, हो सकता है वो भी ना मिले सेंटनर को विकेट, क्योंकि ये विकेट इनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं होगी, ये ग्राउंड इनके फेवर में नहीं होगा, ग्राउंड होगा ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर के फेवर में। शुरुआत में इनको स्विंग भी मिल सकता है, पावर प्ले के दोनों बॉलर हैं, पावर प्ले में आएंगे, और दोनों के रिकॉर्ड कुछ बल्लेबाजों के सामने बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको क्विंटन डिकॉक का बताया था, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे का बताया था, ये सारे बैटर्स जो है ना इन 2 बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते नजर आए हैं। तो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर शुरुआत में स्विंग होगा, तो ये 2 प्लेयर्स मुंबई की तरफ से काफी विकेट लेके जाएंगे शुरुआत में ही। फिर इनके पास है सत्यनारायण, मीडियम पेसर, पिछले मैच में डेथ्स में भी गेंदबाजी करने आए थे, और विग्नेश पुथुर है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। डेथ में ट्रेंट बोल्ट भी आएंगे, ठीक है, पावर प्ले में तो आएंगे ही आएंगे, प्लस डेथ में भी इनके चांस है आने के। और डेथ में कौन आ सकता है बॉलिंग करने? सत्यनारायण, ठीक है। और कौन है डेथ का बॉलर? हमने कई बार हार्दिक को भी डेथ में बॉलिंग करते देखा हुआ है, ठीक है। तो ये है कहानी, ये है एमआई की टीम, ऑन पेपर काफी जबरदस्त नजर आ रही है। इनके स्टैट्स भी देख लीजिए, कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे कि रोहित शर्मा का, इससे शुरू करते हैं। रोहित शर्मा का अगर हम स्टैट देखें तो रीसेंट फॉर्म कैसी है रोहित शर्मा की? अच्छी नहीं है तो बड़े प्लेयर, बट आखिरी 4 मैच में सिर्फ एक 50 प्लस का स्कोर है, बाकी स्कोर सारे 20 से कम है। बैटिंग एवरेज 29.7 है टी20 में, केकेआर के सामने अच्छा खेलते हैं, 41 की एवरेज हो जाती है, पर आखिरी 4 मैच से वो भी नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड पे रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, पिछले 4 मैच में 250 और 100 प्लस के स्कोर है, 34 की एवरेज से खेलते हैं। क्योंकि वानखेड़े में मैच है ना, तो इनको आपको लेना पड़ेगा, और वैसे भी हमेशा लेना ही पड़ता है, बड़े प्लेयर हैं यार, कभी भी कुछ भी कर दे। पर आप ये भी जानते हो कि रोहित शर्मा 10 में से 6 मैच में नहीं चलते, मुश्किल से 3-4 मैच में अच्छा करते हैं, बाकी हमेशा की यही कहानी है रोहित की कि सक्सेस रेट काफी कम है, सिर्फ बड़ा नाम होने की वजह से उनको लेना पड़ता है। रियान रिकल्टन के आखिरी कुछ मैचेस देखे तो इस आईपीएल में अभी तक वो शुरुआत नहीं मिली। बैटिंग एवरेज 36 का है, अच्छा खेलते हैं, बाउंस पेस पसंद है इनको, ठीक है। और इस विकेट पे मुझे लगता है कि शायद परफॉर्म कर पाएंगे। पहली बार केकेआर के सामने खेलेंगे, पहली बार इस ग्राउंड पे खेलेंगे। विल जैक्स की बात करते हैं।
आखिरी कुछ मैचेस में रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, पर कुछ टर्निंग विकेट्स पे भी ये खेल गए थे। जैसे आखिरी मैच में इनको टर्निंग विकेट ही मिला था जिसपे 11 रन पे आउट हो गए थे, पर उस मैच में भी इन्होंने बॉलिंग करके एक विकेट निकाल ही लिया था। बैटिंग एवरेज 30 का होता है इस बंदे का, स्ट्राइक रेट 20 का होता है। लास्ट टाइम इस केकेआर टीम के सामने 55 रन थे इनके, और इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 8 रन और 1 विकेट था इनका। मस्ट है वे ले लीजिएगा, अच्छे प्लेयर है। बैटिंग नहीं तो बॉलिंग से बैकअप तो मिल ही जाता है। सूर्या रिसेंटली देखे तो अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग एवरेज 31 समथिंग है। केकेआर के सामने परफॉर्मेंस अच्छी होती है सूर्या की, 40 के एवरेज से खेलते हैं। ग्राउंड पे एवरेज भी 38.7 है। आखिरी 4 मैच में एक 100 और एक 50 का स्कोर है, और केकेआर के सामने भी आखिरी 4 मैच में 250 प्लस के स्कोर्स है। रिसेंटली भी अच्छे फॉर्म में है। कुल मिला के सूर्या भी एक सीवीसी के अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लस टीम में तो लेना ही लेना है। तिलक वर्मा स्पिन के सबसे अच्छे प्लेयर है। आखिरी कुछ मैचेस अगर आप इनके देखें तो एक चीज तो समझ जाएंगे कि ये बंदा जो है 30 से 35 का स्कोर करता है, हर मैच में कंसिस्टेंटली रन बनाता है। इसको लेने से आपको इतना तो पता रहेगा कि भाई 30 रन के पॉइंट तो हमें देगा ही देगा। एवरेज भी इसका 39 समथिंग चलता है, तो टिकाऊ प्लेयर, कंसिस्टेंट प्लेयर है। ऐसा प्लेयर नहीं है कि आएगा कुछ भी सिलेक्ट किया शॉट और कभी 0 पे आउट, कभी 30-40 बनाए, ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छे से खेलता है, इस इनिंग्स को बिल्ड करता है, स्पिन को बढ़िया खेलता है। तिलक वर्मा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, कॉन्फिडेंस से आप इनको टीम में लीजिए। 30-35 हर मैच में बनाते हैं। केकेआर के सामने आखिरी 4 मैच में 2 बार 30 के स्कोर है और 2 बार स्कोर इनके इवन 10 से कम गए, तो थोड़ा केकेआर के सामने स्ट्रगल करते हैं। बैटिंग एवरेज 27.5 की। इनके सामने वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल होगा, क्योंकि स्पिन को ये बहुत अच्छा खेलते हैं, पर वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन को खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे वो देखना होगा। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो आखिरी 4 मैच में 2 मैच अच्छे हैं, बैटिंग एवरेज 31 है, तो तिलक को लेना चाहिए। इस मैच में कम से कम इनको 25-30 तो बनानी चाहिए। हार्दिक पांड्या टाइम आने पे बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग तो कर ही रहे हैं। एवरेज इनका 28 चलता है, स्ट्राइक रेट 21 चलता है। लास्ट टाइम केकेआर के सामने 11 रन थे और 0 विकेट था, और इस ग्राउंड पे कुछ 100 मैचेस खेले हैं, उसमें आखिरी 4 मैच में इनको विकेट नहीं मिले। थोड़ा सा विकेट लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, बाकी तो ठीक ही ठाक खेल रहे हैं। इसके बाद नमन धीर की बात करते हैं। नमन धीर के आखिरी 4 मैचेस देखिए, एक ही बड़ा स्कोर है। ये भी स्पिन के अच्छे प्लेयर है। बैटिंग एवरेज सिर्फ 19 के आसपास है। केकेआर के सामने 2 मैच खेले, दोनों में फ्लॉप ही रहे। इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 62 बनाया था, 24 के एवरेज से बैटिंग करते हैं। सेंटेनर आखिरी 4 मैच में कितने विकेट है बंदे के पास? सिर्फ 2 विकेट है टी20s में। ऐसा प्लेयर क्या आपको लगता है बहुत विकेट टेकिंग नेचर का प्लेयर होगा? और इसके लिए आप देख लो स्ट्राइक रेट भी उसका कितना है। इसका स्ट्राइक रेट भी 22.2 के आसपास है, यानी ये विकेट भी बहुत ज्यादा नहीं ले पाता है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दीपक चहर की आखिरी 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट है। बोल्ट के आखिरी 4 मैच में 5 विकेट है। सत्यनारायण के आखिरी 3 मैच में 2 विकेट है, और पुथुर के 3 विकेट है, आखिरी एक ही मैच खेला हुआ है। ठीक है, इस टीम में आपको ध्यान बस रखना है दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट का, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना, ये इनको हेल्प करेगा। फास्ट बॉलर्स और स्पेशली जो स्विंग प्रोड्यूस करेंगे, जो डेथ्स में आएंगे, दीपक और ट्रेंट बोल्ट का ध्यान रखिए। और सेंडर को छोड़िए, पुत्र को छोड़िए, हार्दिक भी थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। केकेआर के सामने किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया? तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है दीपक चहर की। 16.9 का स्ट्राइक रेट है बंदे का, यानी हर 17 बॉलों के आसपास इसको एक विकेट मिल जाता है केकेआर का, तीसरे ओवर में मिल जाएगा लगभग। ट्रेंट बोल्ट का देखिए हर 17-18 बॉल में इनको एक विकेट मिल जाती है, और हर 22 बॉल में सैंडर विकेट ले जाते हैं केकेआर का। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर 2 निकल के आए, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट, जो हमेशा केकेआर के सामने अच्छा करते हैं। अगर हम इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो दीपक चहर का वो भी अच्छा है, 17.5 का स्ट्राइक रेट, पर आखिरी 4 मैच में, एक मैच में लगातार 4 विकेट ले गए, और उसके 2-3 मैच में विकेट नहीं मिले इनको। कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, बाकी विकेट टेकर तो है दीपक चहर। और ट्रेंट बोल्ट 21 के स्ट्राइक रेट से यहां पे बॉलिंग करते हैं। बॉलर्स के लिए बहुत कुछ इस ग्राउंड पे नहीं होता, पहले ही बता चुका हूं, पर फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर के लिए कुछ रहेगा। बल्लेबाजों का मेन विकेट है। अब जल्दी से प्लेयर बैटल्स की बात करते हैं। रोहित शर्मा कहां फंसेंगे? नारायण की 142 बॉलों पे 9 बार विकेट दिया है, 147 रन बने। मतलब नारायण के सामने रोहित शर्मा रन नहीं बना पाते, 9 बार विकेट दिया, बट बॉल्स भी बहुत फेस करे हैं। वरुण चक्रवर्ती की 45 बॉलों पे सिर्फ 47 रन है रोहित शर्मा के, सिर्फ 1 बार विकेट दिया है, तो रोहित को वरुण चक्रवर्ती से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर रन भी नहीं बना पाते। रियान निकल्टन का, स्पेंसर जॉनसन ने 26 गेंदों में 1 बार विकेट लिया है, पर 44 रन भी खाए। विल जैक्स का देखिए, रसल ने 5 गेंदों में 1 बार विकेट लिया। सूर्य कुमार यादव का, रसल ने 27 गेंदों में 4 बार, और चक्रवर्ती ने 43 गेंदों में 1 बार विकेट लिया। आप देखिए रसल के सामने फंसते हैं सूर्य कुमार यादव। रन जरूर बनाए लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से, 190-200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, पर 27 गेंदों में 4 बार विकेट बहुत हो जाता है। तो सूर्या के सामने रसल का प्रयोग हो सकता है। तिलक वर्मा, राणा इनका 1 बार विकेट लेके गए, चक्रवर्ती 1 बार, रसल 1 बार, जॉनसन 1 बार। कोई बहुत अच्छा ऐसा बैटल यहां पे नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए 21 गेंदों पे 32 रन है वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती को खेलना आसान नहीं होता है, तिलक ने ठीक ठाक खेला हुआ है। हार्दिक पांड्या, रसल की 24 गेंदों में 2 बार विकेट दे चुके, चक्रवर्ती को 1 बार और राणा को 1 बार। और वैसे ही नमन धीर, चक्रवर्ती और राणा को 1-1 बार विकेट दे चुके हैं। अब इतना डिस्कशन हो गया, आधे घंटे से लगे हुए हैं।
अब टीम देख लेते हैं। इतना कुछ करने के बाद जो बेस्ट टीम निकल के आती है आपके लिए, जो सारे स्टैट्स को फॉलो करे और जो हमारी आप कह सकते हैं कि स्टैट्स को वैलिडेट करे, ये वो टीम है। अगले 1 मिनट में मैं आपको समराइज करूंगा पूरी कहानी जो आधे घंटे से चल रही है, और क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या प्लेयर्स परफॉर्मेंस करेंगे, और आपकी ड्रीम 11 टीम इस मैच में, एमआई वर्सेस केकेआर मैच में ड्रीम 11 टीम जो है वो क्या बनेगी। तो देखिए, शुरू करते वीडियो को। सबसे पहले कैप्टन कीजिए हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या ही क्यों, 4 ओवर पूरे करते हैं और बैटिंग का एक बैकअप रहता है, सेफ्टी है इनको लेने में। वानखेड़े में मैच है, जनरली इनके स्टैट बॉलिंग में अच्छे नहीं होते वानखेड़े पे, बट मुझे लगता है बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप होने की वजह से एक सेफ ऑप्शन तो होंगे, बेस्ट नहीं सेफ होंगे। वीसी के ऑप्शन सेफ होंगे, सुनील नारायण 4 ओवर पूरे करेंगे और बैटिंग में भी ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा विल जैक्स भी एक अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि वानखेड़े का विकेट है, पेस बाउंस पसंद है विल जैक्स को, स्पिन से प्रॉब्लम होती है, उसका ज्यादा इफेक्ट यहां पे रहेगा नहीं, तो विल जैक्स भी सीवीसी का अच्छे ऑप्शन है। अगर आप बल्लेबाजों में देखें तो यहां पे एक सूर्य कुमार यादव अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, और थोड़ा सा क्विंटन डिकॉक को मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है वो बोल्ट के सामने और दीपक चहर के सामने थोड़ा सा खराब है, खास करके ट्रेंट बोल्ट परेशान करते हैं क्विंटन डिकॉक को। तो टीम में ले लो, पर कप्तानी वाइस कप्तानी के लिए श्योर नहीं हूं। रियान रिकल्टन अभी तक आईपीएल की पिचेस पे खेल ही रहे हैं, उनको उतना अनुभव है नहीं इंडियन पिचेस का, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि ये विकेट फ्लैट है, रन्स बनने चाहिए। रोहित शर्मा पे हम ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते, लेफ्ट आर्म पेस और लेग स्पिन से इनको प्रॉब्लम है। अजिंक्य रहाणे को हम टीम में ले रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती और ट्रेंट बोल्ट को टीम में डाल रहे हैं। एक बहुत अच्छे प्लेयर है दीपक चहर, जिनको आप चाहो तो टीम में ले सकते हो, जो शुरुआत में विकेट ले सकते हैं। और दीपक चहर का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो रहाणे के सामने काफी अच्छा रहता है, तो टीम रहाणे के सामने भी दीपक चहर का प्रयोग करेगी ही करेगी। तो ये मेरी ड्रीम 11 की टीम है जिसके साथ मैं जा सकता हूं इस मैच में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफी देर हो गई है पर वर्थ इट था, क्योंकि हमने हर एक चीज बेसिक से समझी है और इस एमआई वीएस केकेआर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन को बहुत ध्यान से, बहुत समझ के किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सबसे पहले तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ हो सके तो शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग कमेंट करिए कौन सी टीम को आप सपोर्ट करते हैं, हम भी देखें कि भाई किसके फैंस ज्यादा हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।